तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले पार्ट में हमने ये दो टॉपिक्स करे थे और बड़े अच्छे से करे थे, सिर्फ 20 मिनट में निपटा दिए थे इनको। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या? अच्छा, हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाए थे दो। ये रहे हमारे पास पिछले डीएनए के स्ट्रैंड्स, ये हमने दो बनाए थे, है ना। डीएनए बनाया था, हमने उसको रेप्लिकेट करा था, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, रेप्लिकेशन पढ़ा था, कैसे कैसे हुआ था वो सब पढ़ा था। अब उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई साहब? अब हमारा मेन गोल क्या है? हमने प्रोटीन बनाना है ना। हमारा मेन गोल है प्रोटीन बनाना। हमने डीएनए से बनाना है प्रोटीन। तो कैसे बनाएंगे? हमने डीएनए को दुगना किया। अब उसके बाद हम जो दुगना किया हुआ डीएनए है उसको हम आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब उसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, वही तो जानना है। तो ये कहाँ पे होता है? पहली बात, ये जो प्रोसेस है वो पहली बात होता है न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स मतलब जैसे हम यूकैरियोट्स है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है हमारे पास। तो वो यूकैरियोट्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात ट्रांसक्रिप्शन में पता लग गया, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस इनटू आरएनए टू आरएनए। मतलब हमें डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हमने आरएनए में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस की यूनिट्स होती हैं कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट है ना वो, उसे हमें पता लग जाता है कि ये स्पीड की बात हो रही है। अगर हमें मीटर पर सेकेंड भी पता है तो हमें ये पता है कि ये स्पीड से रिलेटेड चीज़ है, हमें स्पीड दी गई है क्वेश्चन में। इन यूनिट से ही काम चलता है हमारा। तो जैसे ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इसमें आपको डायग्राम में एकदम नहीं समझ आएगा। ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। ये है 5 से लेकर 3 तक होता है, 5 से लेकर 3 तक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से आया 5 और 3? तो आपको बहुत लंबी मतलब 7-8 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ आएगा प्रॉपर। बाकी थोड़ा बहुत तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोई। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे C2H O ऐसा कुछ लगा होता है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बाउंड होता है, फिर यहाँ पे OH होता है या OH लग जाता है। ये यहाँ पे 3 होता है, ये 5 होता है। बहुत लंबी चीज़ है, इसको आप अभी नहीं करें तो बढ़िया है, आपको लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम बस इतना पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद यूनिट्स क्या हैं ट्रांसक्रिप्शंस की? हमने बनाना है आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। हमने ये वाले डीएनए को उठा के आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम दो दीवारें बना लेते हैं। ये हमने बना ली 2 दीवारें। इसके बीच में जो होगा वो हमने कॉपी करना है, ठीक है भाई साहब। हमने एक चीज़ गलत बना दी है, 5 और 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि अपोजिट बाई डायरेक्शन होता है, पढ़ चुके हैं हम पिछली बार। तो एक स्टैंड को हम नाम देते हैं कोडिंग्स को, ये होगा कोडिंग स्टैंड। इसका हमने नाम दे दिया कोडिंग स्टैंड। इसका हमने नाम दे दिया टेम्पलेट स्टैंड। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ना कि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो मेन काम करते हैं, वो चुप चुप रहते हैं, उनका कोई खास बोला वो नाम भी बढ़िया नहीं होता। मतलब जो अपोजिट होते हैं वैसे ही है इसमें भी। जो कोडिंग स्टैंड है वो कुछ कोड नहीं करता, कुछ नहीं करता इसमें, वो बस नाम का कोडिंग स्टैंड है। सब कोडिंग कर कौन रहा है? टेम्पलेट स्टैंड। ये तो ट्रांसफ़र भी नहीं होता, ट्रांसफ़र तो टेम्पलेट स्टैंड होता है, ये करता है। अच्छा, इसके बीच वाला मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अब इनिशिएट हमने इनिशिएट करना है, प्रमोट करना है, प्रमोटर। तो हमें प्रमोटर चाहिए, तो हम इस दीवार को नाम देते हैं प्रमोटर का, इस दीवार को हम नाम देते हैं टर्मिनेटर का, टर्मिनेटर।
टर्मिनेटर। अच्छा आपको समझ आ गया ना, बस टर्मिनेटर का नाम है। डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया हुआ है। ये कोडिंग स्टैंड है, ये सब आपको पता लग गया। और कुछ रह गया है? और कुछ नहीं रहता, बस यही है। अच्छा हाँ, आपको ये बता दूँ, टेम्पलेट स्टैंड कन्फर्म्ड रहेगा जहाँ पे 3 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा, वो वाला टेम्पलेट स्टैंड होगा, ये हमेशा याद रखना। और कोडिंग स्टैंड 5 से 3 होगा, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। अभी अब हम याद कर लेते हैं। हमेशा प्रमोटर पे याद कर लो इस चैप्टर में, हमेशा प्रमोटर में पॉलीमरेज बाइंड करेगा, याद रखना। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन द कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब जो आगे ट्रांसफ़र होगा वो वाला जीन। कौन सा वाला? यही वाला जीन होगा, इसको नाम देते हैं स्ट्रक्चरल जीन, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से 3 से 5 टेम्पलेट स्टैंड होता है, यहाँ से बनेगा हमारा RNA, ठीक है। तो 5 से 3 तक बनता है, हमेशा याद रखना 5 से 3 बनता है। अगर कोई DNA बनेगा या RNA बनेगा, हमेशा याद रखना 5 से 3 बनता है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर क्या होगा? टर्मिनेटर यहाँ पे, इसके बाद मतलब अगर यहाँ से शुरू है, यहाँ से होता मतलब अगर यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे रुक जाएगा, इसके बाद हमारी प्रोसेस नहीं होगा, साइंस स्टॉप्स, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी RNA इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय 5, ये मैंने आपको बता दिया, 5 से लेकर 3 तक सिंथेसाइज होता है, बनता है। टेम्पलेट स्टैंड इज ऑलवेज 3 से 5, याद रखना। उसके बाद स्टैंड्स इन 2 तरह के स्टैंड्स होते हैं, टेम्पलेट और कोडिंग, आपको बता दिया है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओनली टेम्पलेट स्टैंड इज ट्रांसक्रिप्ट, कोडिंग स्टैंड प्रोवाइड्स सेम पोलैरिटी एट RNA। आपको कुछ नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना कि जो है टेम्पलेट स्टैंड आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आते हैं एंजाइम्स पे। हमें मदद करनी है, हमें RNA बनाना है, RNA DNA से कैसे बनाएंगे? बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। आपको साथ साथ पढ़ाता हूँ क्या करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक DNA का स्ट्रैंड बना लेते हैं। ये रहा हमारा DNA का स्ट्रैंड। डायग्राम पे ना जाएं, समझने की कोशिश करें। ये हमारा DNA का स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रखे होंगे, है ना, सारे के सारे ऐसे ऐसे। तो हम एक पकड़ लेते हैं, ये वाला 1 2 3, ये वाला पकड़ लिया हमने, ये वाला, ठीक है, ऐसे सब में होगा। ओके, तो अब हमारे पास आएगा हमेशा स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसेस, एक हमें इनिशिएटर चाहिए होता है, एक प्रमोटर चाहिए होता है, एक इनिशिएटर चाहिए होता है। वो इनिशिएटर कौन होगा? वो होगा पॉलीमरेज के अंदर, हमेशा याद रखना, पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर के पास जाता है। ये पॉलीमरेज के अंदर ये होगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ जी, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होगा, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अब इसके अंदर क्या होगा? ये तो ढांचा होगा ना पॉलीमरेज, तो इसके अंदर हमारा आता है सिग्मा। ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा है, सिग्मा हम वो वाला सिग्मा, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये आ गया हमारा पहला स्टेप, जिसको हमारा स्टार्ट कराया था पॉलीमरेज ने, ठीक है जी। हम नवा बना लेते हैं। अच्छा, इसके ये है इनिशिएशन स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा? इलॉन्गेशन होगा, सेकंड स्टेप होगा इलॉन्गेशन। डायग्राम और राइटिंग टेंशन ले, ये सब समझाने के लिए कह रहा हूँ, प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ मैंने। अब उसके बाद जो इसके नीचे वाला था उसको हम बड़ा कर देते हैं, जिस पे हमने काम करा हुआ है, ये कर दिया हमने बड़ा, हाँ ना, बस ठीक है। अब हम इस पे मेन फोकस करते हैं, बस और कुछ नहीं करना। इसके अंदर आ गया है हमारा सिग्मा फैक्टर। ओके, सिग्मा फैक्टर आ गया है। सिग्मा फैक्टर हमारा इनिशिएट करेगा तो हमारा क्या बनना स्टार्ट होगा?
इलोंगेशन होगी इसकी, उसके बाद क्या बनना स्टार्ट होगा, हमारा होगा RNA स्टार्ट, हमारा इसमें से RNA निकलना स्टार्ट होगा, RNA। तो हमारा निकलना हो गया स्टार्ट RNA, ये निकल रहा हमारा RNA। अब इसमें RNA बना, फिर ये बाहर निकल जाएगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है जी, सिग्मा फैक्टर हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अगर हमारा जब सिग्मा फैक्टर बाहर ही निकल गया तो हमारा बस ये बचा, ठीक है जी, बस ये बचा। लो भाई, हमारा RNA बन चुका है, बाहर भी आ चुका है। बस ये था, हमारा सिग्मा फैक्टर आ चुका है। और सिग्मा फैक्टर के बाद हमारा एक चीज़ आ गई, हमारा आ गया है रो फैक्टर। स्टॉप किसने कराया ये सब, हमारा कराया है रो फैक्टर ने, इसने कराया, स्टॉप कराया ये सब बनना। सिंथेसिस ऑफ RNA स्टॉप किसने कराई, सिग्मा फैक्टर हटने के बाद रो फैक्टर में। हमारा ये था प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स के साथ साथ बात कर लेते हैं, साथ साथ करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पहला स्टेप वही इलोंगेशन, इनिशिएशन। आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ, बाकी यहाँ पे भी डायग्राम है, बाकी चलो आपको ऐसे समझा देते हैं। ठीक है, आपको सेम है बाकी। चलो इसके अंदर हमारा आया पॉलीमरेज, आया एक, ये वाला बड़ा वाला मान लेते हैं, ये यहाँ पे पॉलीमरेज आया, ऐसे ऐसे करके ऐसे आया, इसने स्टार्ट करा दी हमारी बननी। तो हमारा RNA का स्टैंड ऐसे नहीं बना, हमारा कलर चेंज कर देता हूँ। हमारे RNA में ना कुछ दो तरीके से बना, एक हमारा बीच बीच में कहीं और चीज़ें भी आ गई साथ साथ, क्योंकि यूकैरियोट्स है तो बहुत कुछ होता है, एडवांस सेल है, तो इसमें इंट्रॉन्स भी आ गए और ब्लू वाले एक्स्ट्रॉन्स भी आ गए। जो एक्स्ट्रॉन्स है वो हमारा मेनली काम करते हैं, ये हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा था, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा मेन चीज़ इसमें यूकैरियोट्स में शायद स्टेप्स नहीं होते, हमें ये याद करना पड़ता है। ठीक है, हमने इंट्रॉन्स को हटाना है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा डब्बा से लगा देंगे, ये ऐसे हटाना स्टार्ट कर देंगे इसको, इसका नाम भी बता देते हैं। लास्ट में एक हम टेल जोड़ देंगे, जो हम पॉली एडिनेट की टेल होती है वो जोड़ देंगे। और यहाँ पे यूरियस सिलिक की, आपको सिलिक स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार मैं, स्पीसलिंग में बता देता हूँ क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे एक GPP कैप जुड़ जाती है। अब इसके बाद ये सब हो गया तो हमारे पास एक्स्ट्रॉन्स बच गए, और लास्ट में वो टेल रहेगी ये वाली। तो हमारे पास ये मैच्योर, ये है इमेच्योर, जिसके अंदर इंट्रॉन्स भी हैं, ये है मैच्योर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे। अब आपको स्टार्ट करते समझाना, है ना। हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 3 से 5 से 3 आता, पता हमें। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में। उसके बाद रो फैक्टर होता है, इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, रो फैक्टर आके इसको तोड़ देता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, ये कहाँ होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जो RNA पॉलीमरेज 1 है, जो कि ये रहा RNA पॉलीमरेज 1, ये हमारा जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है, डन। अब जो RNA पॉलीमरेज 2 है, वो hRNA, मतलब जो ये वाला निकला है hRNA, और mRNA और hRNA एक ही बात है, इनका ट्रांसक्रिप्शन करता है। और RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, tRNA और 5sRNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है। ठीक है, tRNA का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, धैर्य रखें थोड़ा सा।
अब उसके बाद कैपिंग एंजाइम क्या होता है, ये रहा कैपिंग एंजाइम, GPP कैप लगती है इस पर, ठीक है। ये होती है सेलिकोमोस होता है, ये रिमूव करता है एंट्रॉन्स को, जिसे हम स्लीपिंग कहते हैं। ये अब उसके बाद स्टेप्स क्या हुआ, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में जाके सिग्मा फैक्टर अंदर गया, इलॉन्गेशन में बड़ा हुआ, उसके अंदर से RNA बाहर निकला, सिग्मा फैक्टर भी बाहर आ गया। टर्मिनेशन में जब RNA बन गया उसके बाद रो फैक्टर आया, उसको बंद करा दिया। ये तो हुआ था इसमें। अब यूकैरियोट्स में इनिशिएशन हुआ पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज से, उसके बाद इलॉन्गेशन हुआ, mRNA बाहर आया, इमेच्योर था तो वो अंडरगो क्या किया, कैपिंग हुई, उसकी कैपिंग कहाँ हुई, 5 एंड पे, और यहाँ पे भी लगे, स्पाइसलिंग हुई और पॉली एडेनाइलेशन हुई एट 3, जो कि मैंने टेल करी थी, जो कि मैच्योर RNA बनाता है। ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म। बड़ा आसान टॉपिक था हमारा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया ख़त्म। कितने मिनट में हुआ गाइस, सिर्फ 16 मिनट के अंदर अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है। इससे बड़ी चीज़ कुछ है नहीं वैसे। अब उसके बाद आते हैं हम, ट्रांसलेशन में भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, 10-15 मिनट की बात हो रहा है। अब उसके बाद देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, हमने DNA बनाया, रेप्लिकेट किया, उसके बाद हमने उसको RNA में कन्वर्ट कर दिया। अब RNA बन चुका है, अब हमने बनाना है प्रोटीन। RNA क्या है, प्रोटीन, उन्हें कन्वर्ट करेंगे। बट प्रोटीन बनाते कौन है, अगर अब 9th की पढ़ी होगी बायोलॉजी तो वो बताते हैं कि राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, ये पढ़ा होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, तो ये भी पढ़ा होगा, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा जी, तो अब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन mRNA जो मैंने बनाया था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, tRNA, ये सब मैंने कहा था ना, tRNA बताऊंगा तो अभी बताता हूँ। ये रहा tRNA का स्ट्रक्चर, ये भी अच्छे से बताऊंगा, डरने की जरूरत किसी से नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारे एंजाइम हैं, अमीनो एलाइकिल tRNA एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफराइज, राइबोसोम, tRNA, mRNA, ये सब तो गाइज आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें बता नहीं सकता। राइबोसोम में बता देता हूँ, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाता है। tRNA क्या करता है, tRNA गाइज इन वो जैसे ना tRNA इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन। मतलब आपको उससे पहले एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जेनेटिक कोड। गाइस हर किसी की भाषा होती है बोलने के लिए, तो हमारे DNA की भाषा क्या है, हमारे DNA की भाषा है जेनेटिक कोड। ये क्या होता है गाइस, ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। ये मैं आपको बता भी चुका था, ATGC होता है, बट RNA में T नहीं होता, RUGC हो जाता है, बस ये याद रखना, बाकी सब सेम है। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, या तो AUG होगा, या तो GUA, कुछ भी हो सकता है, AGG, AUG, कुछ भी हो सकता है। 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, UUU, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके, इतना याद रखना। उसमें से स्टार्टिंग कोडॉन क्या, कोडॉन बोलते हैं गाइस हम इसको, AUG को, 3 को मिला के, जेनेटिक कोड 4 होते हैं, 3 को मिला के ट्रिपलेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोडॉन, इतना याद रखना, ठीक है। तो कोडॉन की ना जेनेटिक, इसकी अगर AUG लिखा हुआ है तो AUG से क्या प्रोटीन बनेगा वो tRNA बताएगा। मतलब अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, tRNA के स्ट्रक्चर भी चलते, सबसे बढ़िया समझ आएगा। ये tRNA का स्ट्रक्चर है, डरने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक स्टैंड है जेनेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है AGU। अब AGU, A के सामने U आता है RNA में, G के सामने C, A के सामने U, ठीक है, सब कुछ सेम है, यहाँ तक क्लियर। अब tRNA का स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, इसका बहुत कोलीव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, इसने यहाँ से पढ़ा
जेनेटिक कोड इसने यहाँ से अपना मैच किया, ये कोडोन है, इसने अपना एंटी कोडोन से मैच किया। अब ये ढूंढेगा यूसीए से कौन सा प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे फिर वो प्रोटीन लेके आएगा SER। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बस। अब उसके बाद tRNA हो गया, mRNA। ये mRNA क्या करता है, मैसेंजर होता है, ये कोड सीक्वेंस को डिसाइड करता है, UCA वो हो गया। अब ये दोनों रह गए, इन दोनों को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अटैचेस स्पेसिफिक, जैसे अमाइनो अकाइल tRNA, ये अटैच करता स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू इट्स RNA, चार्जिंग ऑफ tRNA, इसमें आपको करता है, बस इसमें तो और कुछ नहीं बता सकता मैं। अब जेनेटिक कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 से मिलकर बनता है। अब स्टार्ट कोडोन मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब हमेशा इनिशिएशन फैक्टर होता है ना, प्रोमोटर होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जहाँ पे भी AUG आ गया ना, अगर एक कोई भी स्टैंड है ना, अगर ये कोई स्टैंड है 5 से 3, यहाँ पे जब भी AUG आ गया वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन, और ख़त्म कहाँ होगा, जहाँ पे UAA आ गया वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे UAA आ जाएगा, UAG आ जाएगा, UGA आ जाएगा, ये भी आ गया, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा बस। और इसके स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप प्रोकैरियोट में होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सब में ट्रांसक्रिप्शन में भी हुए थे, इसमें पढ़ लेते हैं। ये एक DNA का स्ट्रैंड है, ये एक छोटा राइबोसोम, मैंने आपको बोला प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, छोटा राइबोसोम जो होता है वो बड़े राइबोसोम को अट्रैक्ट करता है, पहले छोटा वाला आता है फिर बड़े वाला आता है, और इसमें 3 डब्बे मिले होंगे आपको, 3 डब्बे होता है, एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है पेप्टाइल साइड, और एक होता है एग्जिट। मतलब एक आएगा हमारे पास RNA, यहाँ पे आएगा, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र होगा, एक पीछे से ऐसा एक और आएगा, फिर वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, फिर वो ये वाला एग्जिट हो जाएगा, फिर वो वाला आ जाएगा, फिर वो एग्जिट, ये चलता रहेगा, बस आपको ये डायग्राम याद करना है। अब जो छोटा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो mRNA पे जाती है टू स्टार्ट AUG। ठीक है गाइस, ये आपको सिर्फ पर रीड करना, आपको कुछ को समझ आ जाएगा। हाँ, तब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपको यहाँ से बता देते हैं। देखो AUG से मैंने कहा था स्टार्ट होगा, ये है छोटा, ये है बड़ा राइबोसोम, AUG से स्टार्ट किया, यहाँ से मूव होता गया यहाँ तक, यहाँ से प्रोटीन बनाना चालू करेगा, जैसे जैसे ये पढ़ता रहेगा जेनेटिक कोड। UAA आया, यहाँ पे बनना स्टॉप, बस और कुछ नहीं है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे मिथाइनिन होता है, लार्जर राइबोसोम होता है, रिक्वायर्स मोर इनिशिएशन फैक्टर, mRNA, ये सब बस, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट की क्लास रह जाती है, सिर्फ अगर आप 2 मिनट और टिक गए, मतलब 25-26 तक मैं आपको फ्री कर दूँगा। अब उसके बाद आता है लैक ऑपरेन फैक्टर। मतलब हमने ग्लूकोज में ली, हमारा प्रोटीन बन गया, ख़त्म। अब नवा टॉपिक स्टार्ट होता है, छोटा बहुत 3 टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं हमारे। ये देखो गाइस, हमारा जेनेटिक कोड हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, हमारे पास 3 टॉपिक पड़े छोटे छोटे से, इम्पोर्टेंट तो गाइस है। अब उसके बाद गाइस लैक ऑपरेन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है DNA का, ठीक है, जिससे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और मतलब हमने एक चीज़ बनानी है, ग्लूकोज बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, ऑपरेन होता है, हमने कुछ चीज़ बनानी है। अब लैक ऑपरेन मतलब लैक्टोज ऑपरेन, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, और जो चीज़ होगी उसके पास, जिस चीज़ से वो बनेगा उस चीज़ पे उसका नाम पड़ जाता है। इसमें लैक ऑपरेन पढ़ते हैं हम, लैक्टोज ऑपरेन। अच्छा, उसके बाद लैक ऑपरेन हम मान लेते हैं PI, ये मान लो एक स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड है, हमने बनाना है ग्लूकोज, ठीक है। अब उसके बाद ये याद कर लो, यहाँ से 3 तरीके के लैक होते हैं, इसके DNA के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ZYA। Z मतलब
बीटा गैलेक्टोसाइड्स, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइड्स क्या करेगा, लैक्टोज बनाएगा। लैक्टोज क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बना देगा तोड़ के। अब वाई क्या होगा, प्राइमेज होगा। प्राइमेज मतलब अगर इस चीज़ है तो इस चीज़ के अंदर, सेल के अंदर जाने में लैक्टोज की मदद करेगा। अब ए क्या होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये दोनों याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी जीन एलिमेंट्स। अच्छा, उसके अंदर आई जीन भी होता है, कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई जीन क्या होता है, ये सप्रेसर होता है, मतलब ये चीज़ें रोक देगा, ठीक है। अब एक पी होता है प्रमोटर, ठीक है। आई को चलाने के लिए प्रमोटर की ज़रूरत है, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर की ज़रूरत होती है, ठीक है गाइस। तो प्रमोटर आरएनए पे जाता है, पॉलीमरेज मेरा प्रमोटर पे जाता है, और एक होता है ऑपरेटर जो चलाता है काम को, ठीक है। जो सप्रेसर से बाइंडिंग होता है, जो सप्रेसर होगा ना, जो देखो ये प्रमोटर है, ये आईजीन है, ये आईजीन है इनहिबिटर, ठीक है। अब जो यहाँ से पढ़ते हैं हम, पहली बात, जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, इंड्यूसर पैदा नहीं होगा जो सप्रेसर उसको रोकेगा। तो सबसे पहले हम PIPOZY ये हमने लाइन बना ली, सीक्वेंस बना लिया। अब जो प्रमोटर है उस पर पॉलीमरेज बाइंड होगा, पॉलीमरेज बाइंड होके आगे जाएगा, आगे कोई है नहीं, आई है तो साफ साफ चल जाएगा। आई पे जाके RNA से मिलकर वो एक सप्रेसर बना देगा, ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया हुआ है। अब ये सप्रेसर है, मैंने आपको बताया सप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है, तो ये जाएगा O पे, O से बाइंड कर लेगा ऐसे करके। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, प्रमोटर है, ये भी प्रमोटर है, ये प्रमोटर है, दो प्रमोटर इसलिए क्योंकि ये वाला प्रमोटर इसको स्टार्ट करने के लिए, और ये वाला आगे जाने के लिए। प्रमोटर आगे जाएगा पर जा नहीं सकता क्योंकि रास्ते में सप्रेसर आ गया। तो अगर GYA नहीं बनेंगे, GZYA नहीं बनेंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो हमारा कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा। बट अगर लैक्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हुआ तो PIPOZYA, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये आगे बढ़ा, आई से RNA से हमारा सप्रेसर बना, पर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट था तो हमारा इससे इनहिबिटर बन गया, इनहिबिटर फॉर्म्ड हो गया जो कि एलोलैक्टोज है। ये इसको इनएक्टिव कर देगा, तो अगर ये जाएगा ही नहीं वहाँ पे तो इसके पास पूरी जगह होगी ये सब आगे फंक्शन करने के लिए। तो ये फिर उसके बाद ZYA के पास जाएगा जो कि ये बाकी चीज़ें बना देगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज हमारा बन जाएगा बस। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिला के बनाया था। उनका मेनली गोल था कि उन्होंने जो हमारे अंदर के जीन्स है 20,000 से 25,000 तक जीन उन्होंने आइडेंटिफाई करने थे, और उन्होंने 3 बिलियन बेस पेयर को एक सीक्वेंस में लेके आना था, एक मैप की तरह लेके आना था। तो ये 10 साल का प्रोजेक्ट था, लगभग नहीं 13 साल का था। 1990 से लेकर 2003 तक चला था, ठीक है। उसके मेन गोल से आइडेंटिफाई, ये मैं आपको 2 बता चुका हूँ, ये मैं आपको 2 बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, सीक्वेंस है, इसमें उन्होंने सीक्वेंस में लेके आना था एंटायर ह्यूमन जीनोम को, हमारे जीन्स को एक सीक्वेंस में लेके आना था कि हम पढ़ पाएँ। देखो मेरी यहाँ पे किताबें बहुत सारी बिखरी होंगी तो मैं नहीं अच्छे से समझ पाऊँगा, बट अगर एक वेल सेटल्ड होगी तो मेरे को पता होगा ये किताब यहाँ पे पढ़ी है, जैसे लाइब्रेरी में होता है वैसे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सीक्वेंस में लेके आएंगे, तो 13 साल का था ये। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, रिजल्ट क्या है कि जीनोम का साइज़ 3.164 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद 2% कोडॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद रेपिटेटिव DNA होता है, मतलब हमारा जो DNA है वो रिपीट है लगभग। उसके बाद क्रोमोसोमल 1 जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, 2968 जीन्स होते हैं उसमें। और DNA फिंगरप्रिंटिंग रह गया। फिंगरप्रिंट्स यार हमने क्राइम बहुत सारी वीडियोस में देखा है, क्राइम्स वगैरह बचाने के लिए वो सब DNA बताते हैं, फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं DNA की।
तो आइडेंटिफाई इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, फोरेंसिक में होता है, क्राइम्स में होता है, पैटर्निटी में होता है। मतलब अगर मैं अपने मेरे पापा का ये लड़का हूँ, ये कैसे पता लगेगा? DNA फिंगरप्रिंट से अगर मेरा फिंगरप्रिंट उनके फिंगरप्रिंट से मैच कर जाता है तो मैं उनका ही लड़का हूँ। तो जाके सारे टेस्ट करना एक बार, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके? DNA को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद एंजाइम्स को निकालते हैं, उसके बाद जेल में डालते हैं, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फिर ऑटोनॉमिक रेडियोग्राफी होती है, फिंगरप्रिंट्स पड़े जाते हैं। बस ये था पूरे चैप्टर में। हो गया 30 मिनट, ये 20 मिनट, वो 50 मिनट में आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हो गया बहुत लाजवाब तरीके से। बाय गाइस।